नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको थ्योरिकल जो भी चीज़ें हैं उसका बेसिक से बताता हूँ सारी चीज़ें, और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसके अंतर्गत सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है जो कंप्यूटर फंडामेंटल का है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं इसके अंतर्गत। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और उस वीडियो को भी देख लेना है। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप आके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का आनंद लेते हैं। देखिए, आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कल मैंने इसका जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया था, और कंप्यूटर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, है ना, और थोड़ा सा एडवांटेजेस वगैरह के बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसके टाइप्स की, और यहाँ पे इसके अंतर्गत जो इसका जनरेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे क्वेश्चंस ज़रूर आता है, इन टॉपिक से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में आपको कम से कम 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर मेनली आपका 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका पहला जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर है मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है हमारा, ये एनालॉग फॉर्मेट में डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसी पे प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे हमारा थर्मामीटर है, या हमारा जो एनालॉग सिग्नल्स को लेता है, जैसे आपका ECG मशीन आपने देखा होगा। ये मशीनें जो हैं ये आपकी एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर आपका 0 एंड 1 पे काम करता है, 0 एंड 1 फॉर्मेट में काम करता है। 0 को हम लोग फॉल्स वैल्यू ही बोलते हैं और 1 को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो इस वैल्यू पे आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। और जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बो होता है। यानी उसके अंतर्गत एनालॉग कंप्यूटर की भी सारी सुविधाएं होती हैं और साथ में आपकी डिजिटल कंप्यूटर की भी सारी सुविधाएं होती हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप्स का है, बट यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर को भी कुछ भागों में बांटा गया है। अगर आप देखें तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है सुपर कंप्यूटर। इन 4 भागों में ये बांटा गया है। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर स्पेशली ये पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, इसका प्रोसेसर छोटा होता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर क्षमता में छोटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता कम होती है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। कम पैसे में आपको एक पावरफुल लेटेस्ट कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, जैसे जो कंप्यूटर आप अपने घर में यूज़ कर रहे होंगे, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, प्लम टॉप हो, ये सारे कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। मैक्सिमम कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, वो माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो हमारा कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये आपका स्मॉल कंप्यूटर होता है, लेकिन आपके माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है, मल्टी यूज़र डिवाइसेस होता है जनरली। जैसे कोई कॉमर्शियल यूज़ से कोई कंपनी किसी कंप्यूटर को खरीद रही है जिसके अंतर्गत मल्टीपल लोग उसे यूज़ करेंगे एक साथ में, तो मल्टी यूज़र के उद्देश्य से हमारा ये कंप्यूटर खरीदा जाता है। और जो भी हमारे स्मॉल साइज़ के कोई सर्वर बनाने होते हैं, तो स्मॉल साइज़ के सर्वर बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर आपका काफ़ी यूज़फुल है स्मॉल साइज़ के सर्वर बनाने के लिए। जैसे आप का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, अगर आपने देखा होगा, या CCC का एग्ज़ाम है, O लेवल का एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन मेथड में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एज अ सर्वर यूज़ होता है आपका कंप्यूटर, वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है। ये डिजिटल कंप्यूटर को ही कैटेगराइज्ड किया गया है। फिर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्चुअल में जो इंटरनेट का सर्वर बनता है उस इंटरनेट सर्वर के लिए यूज़ होता है। इसका प्रोसेसर बड़ा होता है और काफ़ी पावरफुल होता है इन कंपेरिजन आपका माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, इनकी अपेक्षा ये काफ़ी पावरफुल होता है, साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं और ये मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो भी हम लोग फेसबुक का जो हमारा सर्वर है या हमारे गूगल का सर्वर है, ये सारे सर्वर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। अगर आप यहाँ पे बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेसर जो इसका होता है वो काफ़ी हाईएस्ट होता है, ये काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपने इंडिया का देखिए, अगर पूरी दुनिया की बात करें कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हमारा क्रे 1 था जो पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और परम 8000, यहाँ पे 10,000 लिखा है, 10,000 को मान्यता मिली थी। तो इंडिया का पहला जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हमारा परम 8000 है, परम 8000 हमारा है जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, ये यहाँ पे जो क्रे 1 है आपका, ये डिज़ाइंड और जो किया गया था वो क्रे रिसर्च के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो हमारा इंडियन जो सुपर कंप्यूटर बना, जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है, वो हमारा परम 8000 है जो 1991 में बना था। और उसके बाद में जो हमारा परम 10,000 बना वो हमारा 1998 में बन के तैयार हुआ था। और सबसे पहला कंप्यूटर आपका क्रे 1 है। और सबसे फास्ट कंप्यूटर की बात करें तो वो हमारा टिनिच है जो यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर के बारे में आ सकता है। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर हमारा जो है वो सुपर कंप्यूटर ही है। यहाँ पे टेराफ्लॉप्स में वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है, काफ़ी तेज़ी से कैलकुलेशन इसका होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन की। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। अब देखो, जो इसका पहला जनरेशन है वो 1945 से लेकर 1954 तक माना जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है। और इसके अंदर जो चीज़ें खोजी गई थी, यहाँ पे दो चीज़ें आपको पॉइंट करनी है कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था हार्डवेयर के रूप में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रहा था। ठीक है, पहले जनरेशन में हमारा मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ है। इनियाक कंप्यूटर हो, यूनिवैक हो, IBM 701 हो, ये सारे कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि हार्डवेयर के लेवल पे आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था और यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज के रूप में आपका मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी इतनी बातें याद रखनी है। जो हमारा सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर 1954 तक माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो यूज़ हो रहा था वो हमारा ट्रांजिस्टर था, ये बात याद रखनी है। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये एक ट्रांजिस्टर है और उस दौरान यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस की, तो इसके अंतर्गत आपका असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ था हमारे सेकंड जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसके अंतर्गत जो आपका लैंग्वेज यूज़ हुआ था वो आपका असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुआ था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया। और पहले जनरेशन में हमारा जो यूज़ हुआ था वो हमारा मशीन लैंग्वेज था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपके सेकेंड जनरेशन में आपका यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर लेवल पे, और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे सेकंड जनरेशन में। और ये दोनों आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस थी। ठीक, इसके बाद में जब हम आते हैं थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन हमारा 1965 से 1974 तक माना जाता है। और इसके अंतर्गत आपका यूज़ हुआ IC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, IC बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में आपका यही यूज़ हुआ था। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसके बाद हमारी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी थी। हाई लेवल लैंग्वेज में जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी वो कोबोल था, फोर्ट्रान था, ये सारी लैंग्वेजेस जो थी वो यूज़ हो रही थी। ठीक है, कोबोल, फोर्ट्रान है ना, C, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये आपकी थर्ड जनरेशन में बनी। तो इसके बाद में कंप्यूटर में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया था, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई थी।
और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल कंप्यूटर होने लगा था धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे अब हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी थी, और साथ में यहाँ पे जो आपका आईसी था वो साइज़ में काफ़ी छोटा हो गया था, और बाकी जो दोनों जनरेशन के कंप्यूटर थे इसके पहले वो साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। फोर्थ जनरेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये 1975 से यहाँ पे अभी तक माना जाता है। ठीक है, देखिए फोर्थ जनरेशन में अगर हार्डवेयर की बात करें तो आप इस समय हम लोग अभी फिर फोर्थ जनरेशन में काम करते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपका यूज़ हो रहा था वो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं VLSI, है ना, VLSI या ULSI। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ULSI का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी। इसके बाद भी यहाँ पे जो स्पेशली यूज़ किया गया वो DBMS एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, और लैंग्वेजेस तो आपकी हाई लेवल थी, बट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो DBMS का इस्तेमाल यहाँ पे आपका किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है कि आपका यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ यानी VLSI और ULSI यूज़ हुआ, और यहाँ पे DBMS का इस्तेमाल किया गया एज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये अभी करंट टाइम में आपका फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है, और यहाँ पे आपका ULSI जो था वही आपका चल रहा है यहाँ पे भी। ठीक, और अगर बात करें आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो यहाँ पे आपका AI यूज़ होने लगा। यहाँ पे ये उद्देश्य था, ये इस समय इसी पे काम भी चल रहा है कि कंप्यूटर हमारा AI पे काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, खुद से डिसीजन ले पाए, IQ लेवल खुद का हो, तो ये चीज़ें कर पाएँ। तो ये चीज़ें आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पांचों जनरेशन में। पहला जनरेशन जो है आपका, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ और लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ हार्डवेयर लेवल पे, और यहाँ पे आपका असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ। थर्ड जनरेशन में आते हैं तो यहाँ पे IC यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, और लैंग्वेज के रूप में आपका कोबोल है, फोल्ट्रान है, C लैंग्वेज है, ये सारा यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आने पे आपका यूज़ किया गया था टेक्नोलॉजी के रूप में यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो DBMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, DBMS सॉफ्टवेयर लेवल पे था, हार्डवेयर लेवल पे आपका ULSI और VLSI था। फिफ्थ जनरेशन में ULSI और VLSI ही यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल पे आपका AI यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिसका खुद का IQ हो। तो ये चीज़ें आपकी पांचों जनरेशन में थी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं इसके, तो जवाब दीजिएगा आप लोग फटाक से कि कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है। मतलब दूसरी जो पीढ़ी है यानी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को क्या अलग करता है, यानी थर्ड जनरेशन में आपका क्या यूज़ हुआ था, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे है व्हाट डिफरेंशिएट्स सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, नैनो टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अगर यहाँ पे आप बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हो रहा है ना। फिर यहाँ पे है नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ नहीं होती है। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपका फिफ्थ जनरेशन में। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं जो आपकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी को अलग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका था यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो माइक्रो IC थी, इसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में हम IC भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी है। नैनो टेक्नोलॉजी आपके सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को अलग करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में बस है, क्या है? नेटवर्किंग उपकरण है, तारों का गुच्छा है, मदरबोर्ड के लिए एक और नाम है, आंतरिक स्मृति है। यानी बस इन कंप्यूटर इज नेटवर्किंग डिवाइस, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है।
बंच ऑफ वायर्स, ये सही होगा क्योंकि ये तारों का गुच्छा होता है और मदरबोर्ड और रैम के बीच में ये बसेस लगी होती है जिससे कि आपका डेटा ट्रांसफ़र हो पाए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट होगा। अनदर नेम मदरबोर्ड का नहीं है, ये भी गलत है, और इंटरनल मेमोरी भी ये नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। इसमें आपको बताना है कि इनियाक और यूनिवैक पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। इसको आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट आप बताइएगा कि ये आपका फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड का है, फोर्थ का है, थर्ड का है, किस जनरेशन का है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सजेशन दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को मैं सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा जल्दी, है ना। अभी हम लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में। और पीडीएफ पाने के लिए आप शिवम सिंह ICIT टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी ये सब आप कर लीजिएगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।